हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली पहले तो यूरी मानता ही नहीं है कि वो किसी और एकेडमी में जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल से जून को उसे कन्विंस करती है और कहती है तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि तुम इसी साल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो और वहाँ का सक्सेस रेट 80% है। वहाँ की बेस्ट टीचर तुम्हें पढ़ाएगी मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर। और इन दी एंड यूरी को भी मानना पड़ता है। एक्चुअली जो फील्ड यूरी ने सिलेक्ट की थी उसमें जून को स्पेशलाइज नहीं करती थी। इन दी एंड उसे भी मानना पड़ता है क्योंकि वो जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर जुनको को अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। अब उसके बाद वो लोग उसी एकेडमी में जाते हैं जो कि बहुत हाई क्लास की थी। जुनको को वहाँ पर टीचर मोमो दिखाई देती है। वो बहुत सुंदर थी और उसके पास हर वो चीज़ थी, वो सक्सेस थी, वो वेल्थ थी जो कि एक्चुअली जुनको के पास नहीं थी। वो उसे देखकर कहीं ना कहीं सोचती है कि काश मैं इसी तरह की अडल्ट बनती। मोमो एक्चुअली अपने स्टूडेंट्स में बहुत फेमस थी और वो हमेशा उनसे ऐसे ही बिहेव करती थी कि जैसे वो उसके फ्रेंड्स हों। उनसे बहुत फ्री हो जाती थी और इसी वजह से स्टूडेंट्स की एक लंबी क्यू उसके इर्द गिर्द हमेशा तैयार रहती थी। वो यूरी की ट्रेनिंग भी बहुत प्यार से करती है। यहाँ पर वो उसके पिंक हेयर को एक दफा टच करना चाहती थी कि इनका कलर कितना सुंदर है, लेकिन वो उन्हें हाथ नहीं लगाने देता, ऑल्दो उसने जुनको को छूने दिया था। यहाँ पर एक दफा एकेडमी में क्लासेस लेते हुए मोमो यूरी के पास एक स्केच बुक देखती है जो कि देखते ही वो कुछ ना कुछ पहचान गई थी और उससे पूछने लगती है कि ये किसकी है। उसे पता चलता है कि ये जुनको के एक कजन की है जिसका नाम मसाशी है। तो वो फौरन से टची हो जाती है, उसको कुछ पुरानी यादें आने लगी थी। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली ये लोग सेम हाई स्कूल से हैं और मसाशी पर मोमो का क्रश था। एक्चुअली मोमो को तो ये सब पहले दिन से ही पता था, लेकिन जुनको ने फील नहीं किया था क्योंकि मोमो की अपीयरेंस बहुत बदल चुकी थी और उसने अपना नाम भी चेंज किया था। और फिर इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं। यहाँ पर मसाशी यही याद कर रहा था कि जब वो लोग हाई स्कूल्स में थे तो एक गर्ल थी जो कि बार बार जुनको को बुली किया करती थी। कभी उसका बैग उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक देती थी तो कभी उसके नोट्स को खराब कर दिया करती थी। लेकिन जुनको को किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उससे जेलस थी। जुनको उससे कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, आई डोंट केयर, बस मेरी बुक्स को नुकसान ना पहुंचाना आइंदा। और वही मसाशी जो कि 7 सेकंड बॉय के तौर पर फेमस था, 7 सेकंड्स में किसी को भी अपने प्यार में डाल देता था। लेकिन जुनको की दफा 7 सेकंड्स जब उसने उसे स्टेयर किया तो जुनको की बजाय वही उससे प्यार में पड़ गया था। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यामा के पीछे उसकी एक्स वाइफ आती है। एक दफ़ा उसे बताती है कि डैड आजकल बहुत बीमार हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उसकी वाइफ अब बहुत गिल्ट फील कर रही है और यामा को वापस पाना चाहती है। उससे मिलने के बाद यामा बहुत अपसेट हो गया था। वो जुनको को कॉल करता है कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। वो कहती है अभी तो बहुत देर हो गई है और वो उसकी विंडो के ऊपर चढ़ता हुआ बैल्कनी से ऊपर पहुँच जाता है। ऐसा करता हुआ वो काफ़ी कूल दिखता है। वो उसे सब बताता है कि स्कूल टाइम में मैं कैसे तुम्हारा पीछा किया करता था, लेकिन तुमने कभी बुक से ऊपर नज़र उठा कर ही नहीं देखा था। जबकि उधर यूरी को दिखाते हैं जैसा जुनको के साथ स्कूल में हुआ करता था, यूरी के साथ एकेडमी में हो रहा था। एक लड़का उससे बहुत जेलस था और उसके नोट्स खराब कर दिया करता था। एक्चुअली उस बॉय को इस चीज़ का गुस्सा था कि मोमो टीचर ज़्यादातर यूरी को तवज्जो देती है और उसको नहीं। और इसी जेलसी में उसके हाथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी लग चुकी थी जो कि वो इंटरनेट पर डाल देता है। इस चीज़ का सबूत कि टीचर मोमो ने अपनी रेज़्यूमे में झूठ बोला है। वो लंदन से पढ़कर नहीं आई थी बल्कि यहीं से ही पढ़ी हुई थी। उसने अपना नाम चेंज किया है। उसने 2 डिवोर्स भी ली हुई हैं और यही बात मसाशी भी जाकर जुनको को दिखाता है कि तुम्हें वो लड़की याद है जो तुम्हें बुली किया करती थी, ये वही मोमो है। अब जुनको फौरन दौड़ती हुई एकेडमी में जाती है उससे मिलने के लिए। तो मोमो आगे से कहती है कि एक्चुअली मेरी लाइफ बहुत लोनली थी, मैं दूसरों से आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं करता था, इसलिए मैंने बहुत मेहनत करके ये पॉइंट अचीव किया है, लेकिन मैंने अपने रिकॉर्ड में झूठ बोला है और यंग दिखने की भी कोशिश करी है। वो उससे कहती है कि यहाँ से तो अब मैं फायर कर दी गई हूँ, लेकिन प्लीज क्या तुम मुझे यूरी को दोगी, मैं इसे पढ़ाना चाहती हूँ। आगे से जुनको कहती है कि नहीं, मैं यूरी को किसी के हैंड ओवर नहीं करने वाली, और वो भी सिर्फ तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए। ये बात सुनकर यूरी को बहुत स्पेशल फील होता है। वो बाहर जाता है और जुनको को हक कर लेता है और कहता है कि जिस तरह से आपने बोला कि आप मुझे किसी से शेयर नहीं करेंगी, ये बात मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। वो उसका थैंक्स करता है। एक स्वीट सा हक देने के बाद वहाँ से चला जाता है।
अब नेक्स्ट डे जब जूनको अपनी एकेडमी में बैठी हुई थी यूरी के साथ, तो वहाँ पर वही मोमो आती है और उसे अपने नोट्स देकर चली जाती है कि ठीक है, तुम मुझे इसकी कोचिंग नहीं करने दे रही, लेकिन मेरे नोट्स के थ्रू तुम इसकी हेल्प कर सकती हो। ये मेरी क्लासेस के नोट्स हैं जो मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं। अब ये सुनते ही यूरी और जूनको दोनों उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो गिल्टी थी, शर्मिंदा भी थी, तो वो लोग उसे एक और चांस देने का फैसला करते हैं। जो उसके स्पेशल ट्रेनिंग वाले सब्जेक्ट थे उसमें यूरी और जूनको दोनों कहते हैं कि आप इसकी ट्रेनिंग करें। अब ये सुनते ही मोमो भी खुश हो जाती है और उसे एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लेती है। अब काफी सारे फ्रेंड्स एक छोटी सी रीयूनियन पर मिलते हैं और यहाँ पर बहुत अरसे बाद मसाशी और मोमो का भी आमना सामना हुआ था। मोमो का लगता था आज भी मसाशी पर क्रश है, ऑल्दो उसकी दो दफा डिवोर्स भी हो चुकी थी, लेकिन अभी वो सिंगल। यहाँ पर वो सारे फ्रेंड्स मिलकर एक गेम खेलते हैं और उस गेम में कुछ ऐसा सा रिजल्ट आता है कि जैसे दो कपल्स को डेट पर जाना पड़ेगा और वो कपल सिलेक्ट होते हैं, एक तो मसाशी का मोमो के साथ और दूसरा यामा का जूनको के साथ। तो ये डेयर पूरा करने के लिए उन्हें डेट पर तो जाना ही पड़ेगा। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि यूरी के डैड आज बहुत अपसेट थे, वो किसी के साथ फोन पर चिल्ला रहे होते हैं और इसका असर यूरी पर क्या होगा तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। जबकि उधर दिखाते हैं कि आज के दिन यूरी का एक एग्जाम था, जबकि उसी टाइम पर जूनको की डेट थी। यामा बिल्कुल एक हीरो की तरह बहुत कूल स्टाइल में एक बाइक पर उसे पिक करने के लिए आता है। उससे बोलता है कहा था ना स्कर्ट्स मत पहनना क्योंकि मैंने बाइक लेकर आनी है। एक्चुअली उसने स्कर्ट्स पहनी भी नहीं थी। अब वो दोनों बाइक पर बैठते हैं और जूनको बहुत इंजॉय करती है। यामा ने सोचा था कि पहले इसे मूवी दिखाने ले जाता हूँ, लेकिन आगे सारी टिकट सोल्ड आउट थी। उसके बाद वो एक फेमस रेस्टोरेंट पर जाते हैं पर वो भी सारा बुक था और अब इन दी एंड वो दोनों बीच पर बैठे होते हैं और कोल्ड कॉफी पी रहे थे। यामा उसके क्लोज आकर पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, लेकिन जूनको उसे परमिशन नहीं देती थी। तो वो सारा टाइम यामा के साथ, लेकिन बार बार उसे यूरी का ख्याल आ रहा था कि वो पता नहीं क्या कर रहा होगा, उसका एग्जाम कैसा होगा। जबकि उधर मसाशी को दिखाते हैं वो बैंकर था, हर चीज में परफेक्ट था, लेकिन डेटिंग और रोमांस में उसे कुछ भी नहीं आता था। वो अगर मोमो को डेट पर लेकर भी गया था तो कहाँ, एक काउ फार्म दिखाने के लिए जहाँ पर बेचारी के सारे नए शूज गंदे हो जाते हैं। अब सारा दिन डेट पर बिताने के बाद यामा जूनको को ड्रॉप करने के लिए उसकी एकेडमी के बाहर तक आता है। वो पूछता है क्या मैं तुम्हारा हार्ट फ्लटर करने में कामयाब हुआ, लेकिन जूनको कहती है मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे लिए फॉल करने की। उनको यहाँ पर इकट्ठे यूरी ने भी देख लिया था। तो यूरी क्लास के बाद जूनको से पूछता है कि आज आप यामा के साथ कहीं गई थी। पहले तो वो थोड़ा सा घबराती है, लेकिन फिर सोचती है मैं क्यों शर्मा रही हूँ। उसे बता देती है कि हम दोनों डेट पर गए थे। ये सुनते ही यूरी जेलस हो जाता है। वो इतना हर्ट हुआ था कि खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। अब जब वो घर जाता है उसके डैड ड्रंक बैठे हुए थे और बस यही उसे बोले जा रहे थे कि तुम टोक्यो यूनिवर्सिटी में मत जाना, मुझे देख लो मैं वहाँ गया था, मेरी लाइफ आज कैसी हो चुकी है। एक्चुअली उन पर एक करप्शन का केस हो गया था जिसकी वजह से उनकी बहुत बदनामी हो रही थी। यूरी को उन पर बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने मेरी लाइफ का एक तमाशा बनाया हुआ है, मैं कोई टॉय नहीं। और इसी वजह से वो घर छोड़कर एक कैफे पर जाकर बैठ जाता है जहाँ पर उसे हमेशा मसाशी मिला करता था। वो उससे पूछता है तो वो कहता है कि ना तो मैं घर जाना चाहता हूँ ना ही कहीं और। मसाशी उसको समझ जाता है कि ये टेंशन में है तो उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ पर पढ़ते पढ़ते यूरी सो गया था, तो उसके नोट्स देखते देखते वो जूनको के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि लगता है कि जब तक मैं उसका कज़न हूँ वो मुझे कभी भी नहीं देखेगी एक लड़के की नज़र से। वो हमेशा मुझे जेंडरलेस पर्सन की तरह इग्नोर करती रहेगी, सिर्फ फ्रेंड समझेगी। ये बात यूरी ने भी सुन ली थी। अब यूरी बेचारे ने तो बाहर निकलना भी बंद कर दिया था क्योंकि उसके घर के बाहर हमेशा मीडिया वाले खड़े हुए होते थे जो कि उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे, उससे बातें पूछना चाहते थे। वो इमेंस प्रेशर में था। वो अपनी सारी चीजें भी तोड़ फोड़ देता है। उसका कहीं पढ़ने का, किसी से बात करने का मन भी नहीं करता। एक्चुअली उसके डैड ने करप्शन नहीं की थी, रिश्वत नहीं ली थी, बल्कि उनसे भी ऊपर के एक पॉलिटिशियन था जिसने उन्हें इस ट्रैप में फंसा दिया था। यहाँ पर जून को उसके घर के बाहर जाती है और वहाँ पर रिपोर्टर्स उसे भी पकड़ लेते हैं, लेकिन यामा आकर उसको प्रोटेक्ट करता है। अब यूरी उन दोनों को अंदर ले जाता है। अब डैड बहुत शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं कि एक्चुअली मैं कभी अच्छा डैड नहीं बन सका। मैंने सारी जिंदगी इतनी मेहनत की, मैं अपनी वाइफ को ज्यादा समय नहीं दे सका। जब वो मरने वाली थी मैं उसके साथ नहीं था, इसी वजह से यूरी आज तक मुझसे नाराज है। वो बोलते हैं मुझे नहीं मालूम कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, लेकिन मुझे यूरी की फिक्र है। मेरी वजह से उसे बहुत सफर करना पड़ रहा है। यूरी इतना अपसेट था कि वो कहता है कि मेरा माइंड इस वक्त एक मेस बन चुका है और अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि मैं एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पाऊंगा, ना ही एग्जाम दे पाऊंगा। अब ये सुनते ही जून को बहुत दुखी हो जाती है। उसकी सारी उम्मीदें यूरी के साथ जुड़ी हुई थी। वो बाहर आती है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यामा ने भी ये फील किया था कि ये कितनी हद तक यूरी से और उसके इस ड्रीम के साथ अटैच हो चुकी है।
और फिर यामा ने एक काम करने का फैसला लिया था। यामा अपने एक्स ससुर जी से मिलने के लिए जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही पॉलिटिशियन थे जिन्होंने यूरी के डैड को फंसाया था। उनकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही थी, वो अंडर ट्रीटमेंट थे। यहाँ पर यामा उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप दुनिया को सच बता दें, यूरी मेरा स्टूडेंट है और उस पर बहुत अफेक्ट हो रहा है। लेकिन उसके ससुर जी कहते ठीक है, फिर आगे मेरी भी एक शर्त है। और वो शर्त क्या थी ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन हमें इतना ज़रूर मालूम पड़ जाता है कि एक्चुअली यामा की एक्स वाइफ आज भी उससे प्यार करती है और उससे कभी मूव ऑन नहीं कर सकी। वो थोड़ी सी प्राउडी थी अपने डैड के बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन अब बहुत शर्मिंदा होती है कि मैंने तुम्हें छोटी छोटी बात पर इतना तंग किया। काश समय वापस आ जाए और हम दोनों फिर से एक हो सके। और फिर उसके बाद 2 ही दिन में एक न्यूज़ आती है जिसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाता है। यूरी भी उस दिन अपने स्कूल में वापस पहुंच चुका था। उसके घर के बाहर से मीडिया का रश भी खत्म हो गया था। एक्चुअली यामा ने अपने पॉलिटिशियन ससुर जी की बात मान ली थी। वो हर चीज़ से यूरी के डैड को क्लियर कर देते हैं और सच बताते हैं कि रिश्वत उन्होंने ली थी लेकिन बाद में लौटा भी दी थी। वो इस मेंटल स्टेट में नहीं है कि इस वक्त वो कंट्री को सर्व कर सकें, और इसके साथ ही वो रिटायरमेंट का ऐलान भी करते हैं। एक्चुअली इस सब के बदले उन्होंने यामा से कहा था कि तुम मेरी बेटी से रीमैरी करोगे, इस स्कूल की छोटी सी जॉब छोड़ोगे और एक असेंबली मैन बनने की कोशिश करोगे। मेरा पॉलिटिकल कैरियर और मेरा बिजनेस तुमने और मेरी बेटी ने ही संभालना है। ये बात जैसे ही जुनको को पता चलती है वो यामा से मिलने के लिए जाती है। यामा उससे कहता है कि उस दिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे तो मैंने सोचा था कि तुम्हारे लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए। उस दिन तुम बोली थी कि मेरे लिए फाल करने की कोशिश करोगी, बस मेरे लिए इतनी ही खुशी बहुत है, मैं सारी जिंदगी इसके सहारे गुजार लूंगा। लेकिन अब प्लीज मेरे लिए फॉल मत करना क्योंकि मैं दोबारा से शादी करने जा रहा हूँ। और उधर यूरी भी यामा से मिलता है और उसे थैंक्स करता है कि आपने मेरे डैड को इनोसेंट प्रूव कराने में बहुत हेल्प करी है। जबकि उधर मासाशी बेचारा जब अपने ऑफिस में खड़ा होता है तो उसे एक बहुत बुरी न्यूज़ मिलती है, और वो ये थी कि उसकी कंपनी वाले उसे 3 साल के लिए रशिया भेज रहे हैं। ये सुनते ही वो शॉक्ड हो जाता है। इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।